हेलो स्टूडेंट्स। आज हम राष्ट्रीय आय को मापने की एक और विधि डिस्कस करेंगे। और आज की जो विधि है उसमें हम उत्पाद विधि या इसको हम मूल्य वृद्धि विधि भी बोलते हैं, इसको आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के अंदर है। तो इसके लिए हम जानते हैं राष्ट्रीय आय क्या होती है और उसका क्या महत्व है। तो कोई भी जो देश होता है उसके विकास के लिए जो है राष्ट्रीय आय एक मापक का कार्य करती है। यानी राष्ट्रीय आय के आधार के ऊपर एक देश के विकास का अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय से एक देश के अंदर बचत के स्तर का पता चलता है, निवेश के स्तर का पता चलता है, और अगर आर्थिक विकास की वृद्धि दर की बात करें तो वो भी हमें राष्ट्रीय आय के द्वारा ही जो है पता चलती है। तो इसलिए राष्ट्रीय आय जो होती है बहुत ही जो एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। और राष्ट्रीय आय के द्वारा ही जो है एक देश के आर्थिक प्रदर्शन का पता चलता है। जैसे विद्यार्थियों के जो प्रदर्शन है वो उनके एग्जाम से पता चलता है, उनके कितने मार्क्स आते हैं। उसी प्रकार से राष्ट्रीय आय जो एक प्रकार से एक देश का रिजल्ट है। अगर राष्ट्रीय आय अच्छी है तो एक देश का रिजल्ट अच्छा होगा, यानी उन्होंने जो है आर्थिक मोर्चे के ऊपर जो अच्छा प्रदर्शन किया है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय एक देश के आर्थिक प्रदर्शन को जानने का एक पैरामीटर है। इसलिए अगर हम ये देखें इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है तो उस महत्वपूर्ण चीज़ की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब तक हम राष्ट्रीय आय का माप नहीं करेंगे तब तक हमें राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए राष्ट्रीय आय का माप जो होता है एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है अब वो हम देखेंगे। एक देश के जो सामान्य निवासी होते हैं उन सभी निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में जितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाता है उन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को हम जो है राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का जो माप होता है वो किसी भी देश में जो है करने के लिए हमें दो तीन चीज़ों के बारे में पहले जानकारी जरूरी होती है। पहली जानकारी तो ये कि किसी भी देश के अंदर उत्पादित उत्पाद का मूल्य, आय और व्यय तीनों हमेशा ही बराबर होते हैं। यानी उत्पाद, आय और व्यय है वो इक्वल है। कारण यह है कि उत्पाद का मतलब वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा से है, और जो वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जो है उत्पादित की गई है उस उत्पादित आय के अंदर जो है वो उत्पादन के चारों साधनों का कंट्रीब्यूशन होता है और उन्हीं चारों साधनों में वो बढ़ती है। तो इस प्रकार उत्पादन जो होता है वही आय होती है। और अगर हम संतुलित अर्थव्यवस्था की बात करें या संतुलन की स्थिति की बात करें तो हमेशा ही जितनी आय होती है सारी की सारी व्यय कर दी जाती है। तो इसलिए उत्पाद, आय तथा व्यय जो है तीनों बराबर होते हैं। और इस प्रकार से जो हमारे पास में उत्पाद, आय तथा व्यय तीन स्तर है, इन्हीं तीनों आधारों पर जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इन तीनों आधारों पर राष्ट्रीय आय की गणना की शुरुआत जो सबसे पहले श्यूम्पेटर ने की थी। उन्होंने 1917 के अंदर इन तीनों ही सत्रों पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। कुजनेट्स ने 1935 में, मीड और स्टोन ने 1941 में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो इन्हीं तीनों स्तरों पर लगाया था। अब भारत में हम राष्ट्रीय आय के अनुमान की हिस्ट्री देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले जो है दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। उसके बाद जो है भारत के अंदर वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने का श्रेय जो है VKRV राव को जाता है। उससे पहले दादा भाई नौरोजी ने जो है शुरुआत की थी, लेकिन शुरुआत में उनका जो तरीका था वो साइंटिफिक नहीं था। तो साइंटिफिक तरीके से राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करने का कार्य जो है प्रोफेसर VKRV राव ने किया। और स्वतंत्रता जब भारत हुआ तो स्वतंत्रता के बाद जब भारत के अंदर राष्ट्रीय आय की जो है गणना करने के लिए पी श्री महालनोबिस की अध्यक्षता के अंदर एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और यह समिति जो है 4 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आई। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा किया जाता है। तो CSO की स्थापना जो है राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना 1951 में की गई। भारत के अंदर जो लेखा वर्ष होता है वो जो है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। यानी राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक के पीरियड की जाती है। अब राष्ट्रीय आय की गणना की जो है 3 विधियां हैं। पहली विधि है उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि, दूसरी है आय विधि
और तीसरी है व्यय विधि। तो आज हम जो है उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि को डिस्कस करेंगे। उत्पाद विधि के सोपान यानी इस विधि को जो अपन डिस्कस करेंगे तो किन किन बिंदुओं के ऊपर जो है यहाँ डिस्कशन किया जाएगा। पहला है उत्पाद विधि का अर्थ क्या है। दूसरा है इसके अंदर जो है उत्पादक उद्यमों की हम पहचान करेंगे। फिर उत्पादक उद्यमों का वर्गीकरण किया जाएगा। उसके बाद मूल्य वृद्धि का अर्थ क्या है और मूल्य वृद्धि की गणना कैसे की जाती है। और उसके बाद फिर हम घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे। तो इन्हीं जो है सोपानों के तहत हम इस लेक्चर को आगे डेवलप करेंगे। उत्पाद विधि, इसको मूल्य वृद्धि विधि, औद्योगिक उद्गम विधि, शुद्ध उत्पाद विधि भी कहा जाता है। उत्पाद विधि जो राष्ट्रीय आय को मापने की एक ऐसी विधि है जिसमें एक देश की घरेलू सीमा में प्रत्येक उत्पादक द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के आधार के ऊपर जो है सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। और फिर जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसके अंदर विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ करके राष्ट्रीय आय की गणना कर ली जाती है। यानी एक देश के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर है उन प्रोड्यूसर ने अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का के मूल्य में जितनी वृद्धि की है उस मूल्य वृद्धि को जोड़ लेंगे तो हमारे पास में जीडीपी आ जाएगी एट मार्केट प्राइस। और फिर उस जीडीपी एट मार्केट प्राइस के अंदर हम जो है नफिया जोड़ देंगे तो वो हमारे पास में जो है नेशनल इनकम आ जाती है। अब उत्पादक उद्यमों की पहचान, इस विधि को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम उन उद्योगों की पहचान करते हैं जो अर्थव्यवस्था के अंदर मूल्य वृद्धि करते हैं। तो एक सूची बना ली जाएगी कौन कौन से उद्योग है जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि करते हैं यानी प्रोडक्शन का कार्य करते हैं। इसके बाद जब हमने उत्पादक उद्यमों की पहचान कर ली फिर हम उनको जो है अलग अलग समूहों में बांटते हैं। उनकी जो अलग अलग विशेषताएं होती है उन विशेषताओं के आधार पर जो है उन्हें अलग अलग वर्गों में शामिल किया जाता है। मोटे तौर पर हम जो है उत्पादक उद्यम जो होते हैं जो मूल्य वृद्धि करते हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र जिसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता है और उन प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से जो है उत्पादन का कार्य करता है। जैसे जो है मिट्टी का प्रयोग किया, भूमि का प्रयोग किया, पानी का प्रयोग किया, तो उनका प्रयोग करते हुए जो है प्रोडक्शन का कार्य करता है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें कृषि और उससे जुड़ी हुई सारी गतिविधियां शामिल की जाती है। इसमें कृषि है, वानिकी है, मछली पालन है, दुग्ध उत्पादन है और मधुमक्खी पालन है। तो ये जो सब चीज़ें होती है इनको हम जब प्राथमिक या कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं तो इन क्षेत्रों में जो भी मूल्य वृद्धि होगी वो प्राथमिक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि कहलाती है। इसके बाद आता है द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। इसको विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को हम कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयोग करते हैं और उनकी सहायता से जो है नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो जब एक प्रकार की वस्तु को दूसरी प्रकार की वस्तु में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको हम विनिर्माण कहते हैं। और ये जो है द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक और या औद्योगिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो जितने भी उद्योग होते हैं सारे के सारे उद्योग जो है द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। जैसे चीनी का उत्पादन है, कपड़े का उत्पादन है या किसी भी अन्य प्रकार की वस्तु का जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन किया जाता है वो सारा का सारा द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इसके बाद आता है तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। ये जो तृतीय क्षेत्र होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, लेकिन खास बात ये कि प्रत्यक्ष रूप से किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन फिर भी ये जो क्षेत्र होता है ये द्वितीयक और प्राथमिक जो क्षेत्र होता है उसकी गतिविधियों में तेजी लाने में काफ़ी मदद करता है। तो जो अपने तृतीय क्षेत्र होता है उसमें यातायात है, बैंकिंग क्षेत्र है, बीमा क्षेत्र है या जहाजरानी सेवाएं हैं, ये जो शामिल की जाती है। तो जितनी भी सर्विसेज होती है वो सारी की सारी जो है तृतीय क्षेत्र में आती है। तो ये जो तृतीय क्षेत्र है ये जो होता है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी लाता है, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में जो है तेजी लाता है। इसके बिना जो है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र जो अपना विकास नहीं कर पाते। तो इसलिए तृतीय क्षेत्र के अंदर जो भी मूल्य वृद्धि की जाती है वो जो है तृतीय क्षेत्र का उत्पादन या तृतीय क्षेत्र की मूल्य वृद्धि कहलाती है। अब मूल्य वृद्धि क्या होती है? जब एक उत्पादक जो है आगतों का प्रयोग करता है और आगतों का प्रयोग करने के बाद उसको वस्तुओं और सेवाओं में कन्वर्ट कर देता है तो उन आगतों का मूल्य जो पहले से बढ़ जाता है।
तो आगतों के मूल्य में जो वृद्धि होती है उसको ही हम जो है मूल्य वृद्धि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक जो दुकानदार है वो मिठाई बनाने का कार्य करता है, तो वो दूध से मिठाई बनाता है। अब उसने दूध लिया वो 40 रुपए का, उसने चीनी ली 50 रुपए की, और अन्य जो व्यय है उस मिठाई को बनाने में वो 30 रुपए का आता है। तो इसके यहाँ पर आप देखिए दूध है, चीनी है या अन्य जो व्यय सारी की सारी आगतें हैं, कच्चा माल है, मध्यवर्ती उपभोग है या मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य है। तो किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए जितनी भी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है वो सारी की सारी मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। अब उसने जब मिठाई तैयार कर ली दूध का, चीनी का, अन्य चीज़ों का प्रयोग करते हुए, तो मिठाई का मूल्य जो 150 रुपये है। अब देखिए ये जो इनपुट्स थे, इस इनपुट्स को उसने उत्पादन में बदला, मिठाई में बदला, और उसके कारण मिठाई जो है वो 150 रुपये की बिकती है। अब हम देखते हैं कि मूल्य वृद्धि क्या होगी। यहाँ देखिए मूल्य वृद्धि जो है वो 150 रुपये की उसने मिठाई बनाई। अब 150 रुपये की मिठाई बनाने के लिए उसने 40 रुपये का दूध, 50 रुपये की चीनी और 30 रुपये का अन्य खर्चा किया। तो उसने जो है इन दूध, चीनी और अन्य जो वस्तुएं इनपुट थी उनके मूल्य में 30 रुपये की वृद्धि कर दी, क्योंकि ये जो खर्चा था वो 120 रुपये का था, लेकिन जो मिठाई बिकी वो 150 रुपये की। तो यहाँ पर जो मूल्य वृद्धि कितने की हुई, 30 रुपये की हो गई। अब उत्पादक 150 रुपये क्या है, यहाँ पर अंतिम उत्पाद यानी मिठाई का मूल्य है, और 40 + 30 + 50 ये जो है चीनी, दूध और अन्य जो खर्चे हैं यानी मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य है। तो अब मूल्य वृद्धि का जो फार्मूला है वो हमारे पास में क्या आता है, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य। तो ये क्लियर है कि मूल्य वृद्धि जो है किस प्रकार से निकालते हैं हम, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य। अब एक किसान जो है वो 7,000 रुपये की बीज, खाद, स्प्रे आदि जो है लाता है, और उनका प्रयोग करने के बाद में वो जो है ये 10,000 रुपये की गेहूँ पैदा करता है। तो इस जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें अगर आप मूल्य वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर मूल्य वृद्धि जो 3,000 रुपये की होगी, क्योंकि उत्पाद का मूल्य 10,000 रुपये है, मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य 7,000 रुपये है। तो 3,000 रुपये जो मूल्य वृद्धि हो गई। अब मूल्य वृद्धि जो होती है उसको हम डिटेल में जानने के लिए उसके दो चीज़ों का अध्ययन करना जरूरी है, एक तो मध्यवर्ती उपभोग और दूसरा उत्पाद का मूल्य। मध्यवर्ती उपभोग को हमने डिस्कस कर लिया है कि मध्यवर्ती उपभोग जो होता है वो किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए जितनी भी अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिनका भी प्रयोग किया जाता है, वो सारी की सारी मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है, और उनका जो खर्चा होता है वो मध्यवर्ती उपभोग व्यय या मध्यवर्ती वस्तुओं का खर्चा कहलाता है। अब उत्पाद का मूल्य जो होता है वो क्या होता है, अगर हम सिंपल सी बात करें कि उत्पाद का मूल्य जो होता है वो एक वस्तु जो जितनी भी वस्तुएं बनाई है उन वस्तुओं को अगर हम बेचते हैं तो जो हमें आय प्राप्त होती है वो उत्पाद का मूल्य कहलाती है। जैसे एक उत्पादक जो है उसने 100 पेनों का प्रोडक्शन किया और उसने 100 पेन बेच दिए, और एक पेन की कीमत जो 5 रुपये है, तो अब उत्पाद का मूल्य क्या किसके बराबर होगा, बिक्री के बराबर होगा। तो 100 रुपये के पेन जो है 5 रुपये के हिसाब से बेचे तो 500 रुपये के हो जाएंगे। ये तो वो अवस्था है जब सारा का सारा सामान जिस साल प्रोड्यूस किया उसी साल बिक जाता है, तो उत्पाद का मूल्य हमेशा बिक्री के बराबर होता है, और बिक्री हमें पता है वस्तु की मात्रा गुणा कीमत होती है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये होती है कि जरूरी नहीं कि सारा का सारा सामान उसी साल बिक जाए जिस साल उसका प्रोडक्शन ने किया है। तो उस अवस्था के अंदर हम जो है उत्पाद का मूल्य कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो उसने 100 पेनों का प्रोडक्शन किया लेकिन उसमें से 90 ही बेच पाया। अब उत्पाद का मूल्य जो होगा अगर सारे का सारा सामान नहीं बिकता है तो उस समय उत्पाद का मूल्य होता है बिक्री यानी जितने बेच दिए प्लस स्टॉक में परिवर्तन। अब प्रारंभिक जो स्टॉक है उसके पास में 20 पेन उसके पास पहले ही पड़े थे, और इस साल उसने 100 बनाए थे, 90 बिके, 10 नहीं बिके, तो अब उसके पास में जो अंतिम स्टॉक कितना हो जाएगा, 20 पेन पहले के पड़े थे, 10 अब हो गए, 30 हो गए। अब स्टॉक में परिवर्तन का फार्मूला क्या है, अंतिम स्टॉक यानी 30 माइनस प्रारंभिक स्टॉक यानी 20 होगा। तो यहाँ पर जो स्टॉक में परिवर्तन है वो कितना हो जाएगा, 10 पेन। तो अब देखिए आप बिक्री कितने की 90 पेनों की, स्टॉक में परिवर्तन कितना है, 10 का है। तो यहाँ पर जो है 10 पेन यानी स्टॉक में जो परिवर्तन है वो कितना है, 50 रुपये का। तो उत्पाद का मूल्य बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, बेच उसने कितने दिए, 450 के, क्योंकि 90 पेन बेचे थे, 5 से 1 रुपये, एक पेन का मूल्य 5 रुपये था, तो 450 के बेच दिए प्लस स्टॉक में परिवर्तन
50 का, तो इस प्रकार जो ये 500 जो है उत्पाद का मूल्य आता है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, जो वस्तु पैदा करने वाले जो उद्योग है वो दे रखे हैं। किसान है, आटा मिल है, बेकर है, दुकानदार है, और दूसरी तरफ जो यहाँ उत्पाद का मूल्य दे रखा है, और उसके बाद मध्यवर्ती उपभोग। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मूल्य वृद्धि जो है वो क्या होगी। किसान ने जो है 600 रुपये की गेहूं का प्रोडक्शन किया, और उसके लिए उसने 200 रुपये मध्यवर्ती उपभोग यानी बीज है, जो अन्य खर्चे है वो 200 रुपये के। तो यहाँ पर जो है मूल्य वृद्धि कितने की होती है, 400 रुपये की। अब किसान ने जो है ये गेहूं थी वो आटा मिल वाले को बेच दी 600 रुपये की। अब उसने 600 रुपये के जो गेहूं ली, गेहूं लेकर के उसने 800 रुपये का आटा बना करके बेचा, तो मूल्य वृद्धि 200 रुपये की। अब ये जो आटा मिल वाला था उसने आटा जो है बेकर को बेच दिया 800 रुपये का, तो उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु 800 रुपये होगी, लेकिन उसने आटे से जो है बिस्कुट बना करके 1000 रुपये के बेच दिए। तो यहाँ पर मूल्य वृद्धि कितनी हुई, उत्पाद का मूल्य 1000, मध्यवर्ती उपभोग 800, तो यह मूल्य वृद्धि होती है वो 200 की। और इसके बाद ये जो बिस्कुट है वो दुकानदार को बेचे जाते हैं बेकर के द्वारा 1000 रुपये के, और दुकानदार आगे बेच देता है 1200 रुपये के। तो यहाँ पर मूल्य वृद्धि है वो कितने की होती है, 200 रुपये की। तो यहाँ पर कुल जो उत्पाद का मूल्य है वो 3600 रुपये है, और कुल मध्यवर्ती उपभोग है वो कितना है, 2600 रुपये का है। तो यहाँ पर जो मूल्य वृद्धि है वो 1000 रुपये की होती है, क्यों 3600 माइनस 2600। या अगर आप सारी मूल्य वृद्धि को भी जोड़े ऊपर से 400 की, 200 की, 200 की और 200 की, तो ये भी 1000 आता है। तो इस प्रकार एक जो क्षेत्र के अंदर जो मूल्य वृद्धि होती है वो निकाल ली जाती है। अब बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। प्राथमिक क्षेत्र में बाजार कीमत पर मूल्य वृद्धि, यानी प्राथमिक क्षेत्र में जितने मूल्य वृद्धि की गई है वो, प्लस द्वितीय का क्षेत्र में मूल्य वृद्धि, प्लस तृतीय का क्षेत्र में मूल्य वृद्धि। तो अगर आप इन तीनों क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि को जोड़ लेंगे तो हमारे पास में सकल घरेलू उत्पाद आ जाएगा बाजार कीमत पर। अब अगर हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में मूल्य वृद्धि, द्वितीय का क्षेत्र में मूल्य वृद्धि, तृतीय का क्षेत्र में मूल्य वृद्धि, और उसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय और जोड़ देंगे। तो हमारे पास में हमारा जो है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। अब अगर हमें बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद था उसमें से डेप्रिसिएशन घटा देंगे। अगर हमें बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है तो उसके लिए हम जो एनडीपी एट मार्केट प्राइस हम निकाल रहे हैं, और हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस दे रखा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से जो है डेप्रिसिएशन घटा देंगे। और अगर हम बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जो बाजार कीमत पर एनएनपी एट मार्केट प्राइस है वो निकालने के लिए जो हमारे पास में जीएनपी एट मार्केट प्राइस है, यानी बाजार कीमत के ऊपर जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद दे रखा है, अगर हम उसमें से मूल्य राशि घटा दें तो हमारे पास में जो है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। अगर हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालनी है तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि जब भी हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालनी होगी, अगर सीधा शुद्ध राष्ट्रीय आय शब्द आपको दिखाई दे तो उस समय आपको जो है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर निकालना है। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है वो कैसे निकालेंगे, एनएनपी एट मार्केट प्राइस हमें दे रखा है तो उसमें से हम जो है निट घटा देंगे, यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है वो घटा देंगे। तो इसी के साथ जो हमारा ये जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स ऑल।